दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी दिल को छूने वाली है। पल्लवी जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू कंचन और बेटा सुभाष उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि पल्लवी जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी। बात ये थी कि बहू रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, पल्लवी जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 10 बज गए और पल्लवी जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद बहू की जगह बेटे ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था, रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज तो कंचन करके दे रही है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते सुभाष अंदर कमरे में गया और पत्नी को जगाया। कंचन भी तिल मिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सास के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए, खुद के लिए पानी गर्म करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दो। कंचन बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर पल्लवी जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई थी कि 4 साल का पोता भानु जाग गया। जगते से ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख पल्लवी जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले भानु के लिए दूध गर्म करने चली। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में सुभाष की आवाज आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना कंचन के सिर में दर्द हो रहा है। कंचन सही कहती है, सासू बहू को सोता देख नहीं सकती। कहते कहते सुभाष भी रसोई में आ गया, साथ में भानु भी गोद में था। उसे देखते ही पल्लवी जी से बोला, बेटा मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से भी मना कर दिया था। भानु को पल्लवी जी के पास छोड़कर ही सुभाष वापस अपने कमरे में चला गया। पल्लवी जी देखती ही रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाती है। ऐसा सोचकर अपने आंसू पहुंचे और भानु और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय सुभाष ने कंचन से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूंगा। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगा। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाए। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है कि माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। कंचन को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर सुभाष गुस्से में आकर पल्लवी जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है।
आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। पल्लवी जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 10 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग, यार दोस्त रिश्तेदार, सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बलियाँ लिए जा रही थी। अरे 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी पल्लवी जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे सुभाष और विक्रम को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर भी उन दोनों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। पल्लवी जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था, उसी में ऊपरी मंजिल पर विक्रम अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर सुभाष अपनी पत्नी और पल्लवी जी के साथ रहने लगा। पल्लवी जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। विक्रम ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो सुभाष को अपने पास पल्लवी जी को रखना ही पड़ा। सच कहें तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद सुभाष कमरे में आया और नाश्ते की प्लेट पल्लवी जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूं कहें पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से कोई लेना देना ही नहीं। पल्लवी जी को सुभाष की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नाश्ते की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही हो। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर पल्लवी जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार पल्लवी जी ने काफी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को विक्रम अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। सुभाष और कंचन भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं पल्लवी जी से मिल सकता हूँ? आपको पल्लवी जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। सुभाष ने कहा, जी मुझे पल्लवी जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में पल्लवी जी अंदर से आईं। क्या आप ही पल्लवी जी हैं? जी मैं हूँ पल्लवी जी। आपने सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले पल्लवी जी आगे कुछ कहती, सुभाष बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? विक्रम ने भी कहा, कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तो तुम लोग मुझे कोई कसर नहीं छोड़ती। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है। फिर किस हद से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों को करोगे क्या? कंचन ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं। जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं ना, और उससे भी तेज जवान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? सुभाष और विक्रम एक साथ बोले। जो भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे आज एक साथ हो गए थे। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है। अब तुम जैसे बेटे हों तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं ये मकान बेच रही हूँ और ये मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। कहकर पल्लवी जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी।
कुछ महीने बाद वो मकान बिक गया और पल्लवी जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम में वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। अब उनको किसी की जली कटी और तिरस्कार भरा भोजन नहीं खाना पड़ा। यहाँ वो अपनी मर्जी से रहती थी और वो पल्लवी जी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ कोई रसोई में ताला नहीं लगाता, वो खुद की मालिक थी। तो दोस्तों, ये था बेटों का माँ के प्रति का व्यवहार और उसका परिणाम। कोई माँ बाप सरल तो होते हैं, लेकिन इतने भी सरल नहीं होते कि उन्हें हम दुख देते जाएं और वो कोई निर्णय ना ले पाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर एक नई कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।